तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग नंबर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के लिए। तो ये मेरा पहला व्लॉग होगा क्योंकि मैं क्वेश्चंस के लिए कोई वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हम कुछ करने वाले मूल कंसेप्ट के, जो कहीं ना कहीं मैंने गलत करे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने ही गलत करे हैं और जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। मैं ऑप्शन बोलता हूँ। पहला है कि सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। चलो ऑप्शन को गोली मारते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन जो होते हैं ना, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर को तुम सॉल्यूशन बोल सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई। और बाकी की जो दो स्टेटमेंट है ना इस क्वेश्चन में, उसे छोड़ दो, बहुत सिंपल है। मैं उसमें फंसा भी नहीं था, तो जिसमें फंसा था मैं केवल वही बता रहा हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, तो गलत हो जाएगी इसमें ऑप्शन ए, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते, वही आंसर है। अब आ जाओ, चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 2 पे। तो ये ट्रू फॉल्स है। मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि जो कन्फाइंड गैस होती है वो एग्जर्ट करती है इक्वल या फिर यूनिफॉर्म प्रेशर कंटेनर की वॉल पे सारे डायरेक्शन में बराबर बराबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बात एकदम ट्रू है आपकी। आ जाओ और देखो, लगभग टोटल 50 समथिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे। नाउ क्वेश्चन 3 है मेरा कि एक मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस का A2 है और उसमें 32 न्यूट्रॉन है और 36 इलेक्ट्रॉन है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एलिमेंट का? देखो A2 में 32 न्यूट्रॉन है और 36 इलेक्ट्रॉन है, तो A में हो जाएंगे 32 बाई 2 न्यूट्रॉन विच विल बी इक्वल टू दिस, एंड 36 बाई 2 इलेक्ट्रॉन विच विल बी इक्वल टू 2 8 ज़ा, तो ये हो जाएगा ए का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 18। और ऊपर हम यहाँ पे मास नंबर रखते हैं, तो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, तो ये हो जाएगा 6 टोटल 30 14 1 2 3 34। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर मैंने सही निकाला है। ब्रो सॉरी, गलती हो गई, सॉरी, एक गलती हो गई यार। क्वेश्चन में ना बस मामला उल्टा दे रखा था। वहाँ पे लिखा है 32 एंड 36 इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 32 हो गए और न्यूट्रॉन 36 हो गए। ठीक है, तो ए में हो जाएंगे 18 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16, तो रिप्रेजेंटेशन होगा ये। यहाँ पे आएगा 16 + 18 जो कि आपका 34 है। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस ऑफ एन इमेजिनरी आयन, एक आयन है जिसके ऊपर 5y-3 का चार्ज है और ये है उसके 22 प्रोटॉन और 48 जो है न्यूक्लियन। उसमें बोल रहे हैं कि x% मोर न्यूट्रॉन है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो बोल रहा है कि x% न्यूट्रॉन ज़्यादा है, पहले न्यूट्रॉन का नंबर ही निकाल लेते हैं, जो कि होगा 48 - 22, तो ये आ जाएगा 26। अब वो बोल रहा है कि न्यूट्रॉन्स जो है इसमें वो x% ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, है ना। और इलेक्ट्रॉन किस में है फिर इतने? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22 + 3 होंगे जो कि हो गए 25। चार्ज भी तो है भाई, तो ऐड होगा। अब देखो 26 बराबर x%, मतलब कि 25x / 100 और 25, ये मामला है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 25x/100, 4 ज़ा x की वैल्यू आ गई 4। और अपना देखते हैं ये आंसर है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ ज़रा आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी करना है। यस, देर भी लगानी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो एक एलिमेंट x है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है अपने आइसोटोप में x15 और x18, और बोल रहा है कि उसका अबंडेंस रेशियो 2:3 है। 2:3 है, इसे 2x ले लो, इसे 3x। तो बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताओ x का, मतलब आम पूछ रहा है वो हमसे। अब देखो, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना।
मुझे परसेंटेज अबंडेंस इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो 2x अपॉन 5x मल्टीप्लाई बाय 100, ये x 15 का परसेंटेज अबंडेंस है और x 18 का आएगा 3x डिवाइड बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 40%। तो ये 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, बड़ी जाहिर सी चीज़ है, 60%। अब तुम आम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। यस, लगभग 16.8 आ जाएगा अपना आंसर, जो कि आंसर आ भी रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है बेसिकली, जहाँ पे मैंने गलती करी थी मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा 199.96 आया है और वो तुम्हें, अब जो ऑप्शंस है ना, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें बोला है कि मैक्सिमम क्लोज जो है उसे सिलेक्ट करो। तो मैं एक ऑप्शन तुम्हें देता हूँ 199 EMU और बी ऑप्शन देता हूँ 200, तो बताओ किसे सेलेक्ट करोगे। अब देखो 199 से ये 0.96 दूर है, 0.96 का गैप है इस हमारे आंसर और 199 में, और 200 में देखें तो 0.04 का गैप है। अब बताओ ज़रा किसके ज़्यादा पास है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे कम गैप है तो हम 200 लगाएंगे, 199 नहीं लगाएंगे। चलो बस यही था ये। अब आते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने को कह रहा है कार्बन के एटम में। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 6 हो गए, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि होती है SsP SDP। तो 1s2 2s2 2p टोटल होते हैं इसमें 6, तो 2 4 और 5 6। वैलेंस शेल ये होती है 2 वाली, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 + 2 बराबर 4। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर कोई मुझसे पूछेगा तो आंसर तब 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अब आ जाओ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे कि सुधांशु सर के पास 1 मोल रुपीज़ हैं और वो स्पेंड करते हैं 10 करोड़ रुपए पर सेकंड। तो इसमें कैलकुलेट करो टाइम टू स्पेंड द मनी। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चन को ना तुम यूनिटरी से करा करो। यूनिटरी, मैंने क्या बोला, यूनिटरी से। सर के पास 1 मोल रुपए हैं और वो 10 करोड़ हर एक सेकंड में स्पेंड करते हैं। तो मैंने पूछा कि इतने रुपए कब करोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा देखना ध्यान से भी। पहली बात तो 10 करोड़ नंबर जो है वो 10 की पावर 8 होता है, अगर तुम उसे खोल के लिखो तो 1 मोल से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इतना टाइम, इतने सेकंड लगेंगे तुम्हें 1 मोल को खर्च करने में, अगर तुम 10 करोड़ पर 1 सेकंड करते हो। ये 8 से कैंसिल करोगे 3 और 5, तो ये 15 को 4 है, मतलब कि 6 × 10 की पावर 15 सेकंड्स लगेंगे। लेकिन अब इस सेकंड को मुझे यहाँ पे आर्ट्स में करना है। आर्ट्स में तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो मैं से 3600 से ज़रा डिवाइड कर दूँगा। और अब ये आर्ट्स में हो गया, लेकिन आर्ट्स से मुझे डेज़ में करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे ईयर में करना है तो 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से हमारा जो है एकदम अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा आंसर निकल के आ जाएगा। बात डन है? यस। हमें कंसेप्ट समझना था, कंसेप्ट समझ आए कि नहीं? बन जाएंगे ऐसे सवाल। चलो, ये थोड़े दूसरे सवाल थे, इसे रीड कर दिए मैंने। अब बढ़ते हैं हम आगे। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। असर्शन है कि एक मॉलिक्यूल ब्यूटेन का C4H10 है, उसके पास मास 58.12 MU है। चलो निकाल के देख लेते हैं। तो 12 4 = 48 और 10, अरे बड़ी जाहिर सी चीज़ 58 ही आएगा। मतलब असर्शन तो ठीक लग रहा है। और रीज़न है कि 1 मोल ब्यूटेन के पास 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसका मास होता है 58.12 ग्राम।
तो यार देखो रीज़न भी सही है, रीज़न भी बड़ी जाहिर सी चीज़ है कि सही बात है, क्योंकि 1 मोल ब्यूटेन को तुम एन ही होंगे, एन मोल्स, एन मॉलिक्यूल्स, तो ये तो बात सही लिखी है, और उसका मास 58.12 ग्राम होगा। तो मैंने इसमें मार्क करा था कि दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट है, लेकिन इसका जो सही आंसर था ना वो था कि दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट थी, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लो हम CO2 ले लें, तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 AMU होता है। तो 44 AMU है, इसलिए वो एक मोल इस रीज़न है, एक मॉलिक्यूल का 44 AMU होने का रीज़न है कि उसका एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम होता है। ठीक है, याद रख लो इसे, डन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पे। पूछा कि मास ऑफ वन न्यूक्लियन इन अ C12 एटम इज इक्वल टू। सबसे पहले तो जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा था तो ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त मुझे समझ नहीं आया पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन देखो जैसे हम कार्बन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, तो 12 का मतलब है 12 न्यूक्लियंस तुम ऐसे लिख सकते हो। मैंने सोचा कि यार न्यूक्लियन तो ये लिख ही नहीं सकते सवाल में, न्यूक्लियन तो कोई चीज़ थोड़ी है, न्यूक्लियन तो बस एक सम है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। लेकिन न्यूक्लियन से यार उन लोगों ने इसी चीज़ को बोल दिया, मतलब समझ में आ रही है बात में, उन लोगों ने हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोला है। तो अब एक न्यूक्लियन का मास मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो बड़ी जाहिर सी चीज़ है, एक न्यूक्लियन का मास 1 MP के बराबर होगा, या फिर तुम एक Mn भी लिख सकते हो, मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन, जो भी लिखना चाहो। मास ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं, और एक मास ऑफ प्रोटॉन AMU के बराबर होता है, और एक AMU 1.67 × 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.67 × 10⁻27 kg। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स है वाई एक्सिस में, और यहाँ पे बेसिकली वेट है और ग्राम में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन दे दी, और इसका जो थीटा है वो दे दिया tan इनवर्स 1.5 × 10⁻22। अब मुझसे यहाँ पे पूछा क्या है कि एटॉमिक मास पता लगाओ एलिमेंट का। बताओ, बताइए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। अरे यार, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई करा Na से, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे मोल्स हो गए। अब तुम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे एटम आ जाएंगे, लेकिन एटोमिसिटी सवाल में दे नहीं रखी, तो हम अपने हिसाब से 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे एटम्स आ गए, एटम्स आ गए, एटम्स। यस। अब देखो, ये तुमने एटॉमिक मास निकाला है ना, एटॉमिक मास, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे। तो नंबर ऑफ एटम्स वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है वेट, और वेट होगा एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। ये वेट है हमारा। मतलब इससे वेट बोल रहा हूँ मैं, ये वेट है हमारा जो कि एक्स एक्सिस पे है, और ये वाई एक्सिस पे। अगर जैसे बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, y बराबर mx + c वाली इक्वेशन, तो ये कहीं ना कहीं देखो वाई एक्सिस पे आ गया नंबर ऑफ एटम, और एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वेट आ गया। तो जो मल्टीप्लाई है मतलब कि m आ गया तुम्हारा Na डिवाइड बाय ये मोलर मास। तो m तो मुझे यहाँ पे दे रखा है, m होता है tan थीटा, tan थीटा को इधर लेके जाओगे तो ये बराबर आ जाएगा इस नंबर के, मतलब कि 1.5 × 10⁻22 बराबर है 6 × 10⁻23 के, और डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, मोलर मास को इधर लाओगे तो ये कुछ 1 कितना आ जाएगा, 15 4 40 आ रहा है यार, 40 आंसर है। यस। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे हैं भाई, सारे अच्छे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। पूछा है सवाल में कि देखो इस वाले क्वेश्चन को भी यार देखो यूनिटरी मेथड से करना, मेरी मानो यूनिटरी मेथड से।
पूछ रहा है कि कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट कि मुझे चाहिए कि उसमें 0.25 मोल निकलना है ऑक्सीजन एटम के। देखो फॉर्मूला है Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो एक मॉलिक्यूल Mg3PO4 होल ट्वाइस में 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। बात समझ में आ रही? एक मोल लिख दो, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम में इतने मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट है, ठीक है। तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे? अब ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 × 4 × 32 32 1/32। कैलकुलेट जब तुम करोगे इसका आंसर कुछ तुम्हारा 0.03125 कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। तो ये आंसर है अपना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 फ्लास्क मुझे दे रखे हैं, ए और बी। उनकी कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम बराबर दे रखी है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम बराबर है मतलब कि वी ए बराबर वी बी, ये तो मुझे दे दिया सवाल में। और उसमें NH3 है और SO2 गैस है रेस्पेक्टिवली। अब सिमिलर कंडीशंस में पूछ रहा है वो कि कौन से फ्लास्क में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो पता है मैंने इसका आंसर क्या लगाया था? मैंने इसका आंसर ए लगा दिया था, सीरियसली। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम मतलब डिवाइड बाय दैट मोलर मास। तो कुछ मैंने यार ऐसा करके वहाँ पे लगा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ ये नहीं आई कि अगर वॉल्यूम बराबर है तो गैस के लिए मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो अगर इसकी वॉल्यूम x है तो मोल्स ये होंगे, इसकी वॉल्यूम भी x है, मोल्स ये हैं, मतलब दोनों में मोल्स सेम है, दोनों में मोल्स सेम है। यही हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किसमें सिग्निफिकेंट डिजिट और पता करनी है हमें यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन 0.0075, इसमें टोटल है 2। और सेकंड यही है मेरा क्वेश्चन, यही था 14th क्वेश्चन। हम लेफ़्ट वाले जो पॉइंट के पहले होते हैं जितने भी 0 1 से छोटे नंबर में वो उससे सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करना है टेम्परेचर और उसकी रीडिंग डिग्री सेल्सियस में और ट्वाइस द रीडिंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस द रीडिंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि डिग्री सेल्सियस में जो रीडिंग है वो 2 गुना है, 2 टाइम्स है फ़ारेनहाइट की, सेल्सियस की डिग्री। तो मैंने क्या करा, डिग्री सेल्सियस बराबर 2F मुझे दे रखा है। अब डिग्री सेल्सियस को अगर मैं x मान लेता हूँ तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट हो जाएगा x/2। अब देखो 9x/5 + 32 बराबर है x/2 के। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा -160/13। अब यार तुम सोचोगे ऑप्शन में यार मेरा आंसर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन पता है चक्कर क्या है? पता है चक्कर क्या है? बताऊं? सही, यहाँ पे माइनस का तुम्हारा पता क्या आएगा? माइनस का 320 आएगा, -20/30। ठीक है। अब चक्कर ये है कि ये सेल्सियस में आया है, क्योंकि देखो तुमने x को क्या माना था, हमें फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है सवाल, इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, -320/13 / 2, तब आया -160/13। ये आंसर है हमारा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो क्वेश्चन में बोला है कि 1 AMU 1/6 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 हमने मान लिया। देखो यार कि कोई भी चीज़ चेंज हो जाए इस दुनिया में, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगी कि कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU
भी चेंज हो सकता है, तो इसे हटाओ, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगी, वो है 12 MP। भाई 12 प्रोटॉन तो होंगे ही ना उसके अंदर, ये तो हम बोल ही सकते हैं। सवाल कह रहा है कि ए के एम यू आज से 1/6 हो गया, मतलब कि ये मतलब कि एक AMU मतलब कि एक मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है आज से AMU/2 के। तो अब वो पूछ रहा है कि एक मास ऑफ एटम ऑक्सीजन का कितना होगा। ऑक्सीजन का होता है 16 MP, तो ये हो जाएगा 16 × 1/2 AMU। आंसर आ जाएगा 8 AMU। तो ये आंसर है अपना। आ जाओ, फाइंड डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो डेंसिटी का अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी निकलेगी मास में वॉल्यूम से। मास है 44 ग्राम हमने ले लिया क्योंकि STP कंडीशन थी, और 1 मोल वाली कंडीशन ले ली 44 ग्राम, और वॉल्यूम हमने ले ली 22,400 ml, क्योंकि हमें ml में निकालना था ग्राम पर ml में, तो मैंने ये लिया। यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन वेपर डेंसिटी कैसे आएगी? वेपर डेंसिटी 44 ग्राम/2। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के लिखा है ताकि मेरे दिमाग में बार बार ये बात ट्रिगर हो कि डेंसिटी और वेपर डेंसिटी के मैं गलती से भी गलत ना हो जाऊँ। अगर सवाल में डेंसिटी लिखना है तो ऐसा नहीं कि हम वेपर डेंसिटी निकाल दें, और अगर सवाल में कभी वेपर डेंसिटी पूछा है तो ऐसा नहीं हम कभी डेंसिटी निकाल दें। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खूबसूरत सवाल है सारे, सुंदर सुंदर। अब एक कैलकुलेशन वाला सवाल मैंने जानबूझ के लिख दिया है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आई थी और मैंने कैलकुलेशन, आई थिंक शायद मैं नींद में होऊंगा, मैंने गलत लिख दिया था, गलत कर दी थी वाली कैलकुलेशन। 368 को डिवाइड करना है 9 से। अब देखो मैं तुम्हें एक फंडा समझाता हूँ यार। देखो अब तुम ये मत बोलना अरे यार ये तो एकदम तो फर्स्ट क्लास वाली बातें बता रहे हो, है ना, नर्सरी बच्चों वाली बातें बता रहे हो। देखो इंसानी दिमाग भूलने को कुछ भी भूल सकता है। अगर तुम 2 की टेबल भी अपने सालों तक ना देखे ना, अगर कोई बंदा, कोई टॉपर भी, कोई साइंटिस्ट भी, अगर वो सालों तक कोई टेबल ना देखे, कोई कैलकुलेशन उस चीज़ को यूज़ ना करे अपनी ज़िंदगी में कभी, मैं गारंटी देता हूँ वो तक भूल जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चों, अच्छा तुम लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि कभी कभी अगर इंग्लिश हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं बोलना, तो कभी कभी हमें बहुत ईजी इंग्लिश के वर्ड्स भी बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार इतना बेसिक वर्ड भी मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने उसे कभी यूज़ ही नहीं करा, तुमने उसे कभी सोचा ही नहीं, ठीक है, अपनी लाइफ में तुमने यूज़ नहीं करा इतने टाइम से, इसलिए वो मिट गया। हमारे दिमाग में कोई चीज़ रखने के लिए बनी नहीं है। चलो अपन, अब मैं ये सब बातें क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करते हैं। आ जाओ, अब देखो 9 4 जा 36, आंसर आ गया 0 और 8 हमने नीचे उतार लिया। अब क्या करें, अब हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 9 8 जा 72, अब यहाँ पे बचा 8, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा आंसर है 4.8, ये गलत है। क्यों गलत है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 368 9 4 जा 36, यहाँ पे आ गया 0, मैंने नीचे 8 उतार लिया। अब होता क्या है, ये जो 8 है ये 9 से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उससे छोटा है, छोटा 8 छोटा है, तो इसीलिए हमने ऊपर 0 चढ़ा दिया। हम ऊपर 0 चढ़ा दिया हमने, और नीचे भी 0 अभी नहीं चढ़ाएंगे। अब 0 चढ़ाने के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा। अब यहाँ पे 0 चढ़ाया और लिखा 9 8 जा 72। कई बच्चे ये सोचेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने ऊपर 0 चढ़ा दिया और नीचे भी 0 चढ़ा दिया फिर 9 8 जा 72 लिख देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग है। 0 ऊपर लिखने के बाद पॉइंट लगाना है, फिर आप कर सकते हो कि 9 8 जा 72, तब आपका यह करेक्ट आंसर है 40.8, ठीक है। और ये ऐसी गलती है जो जल्दी में हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, मैं तो कहता हूँ टीचर से भी हो सकती है, और इनफैक्ट हुई भी, मैंने तो देखा भी है खुद। मैं क्लासेस जब करता हूँ तो मैंने यार खुद देखा ही, तो और तुमने भी देखा होगा। चलो आ जाओ 19 क्वेश्चन की एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं अपन। 6.644 और 1.67, तो ये पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन ज़रा हम करके देखते हैं अपने आप से। अब देखो वैसे ऑप्शंस में ना 4 ऑप्शन में A B C D, तुम फर्स्ट वाली वैल्यू को एक बार देखा करो।
फर्स्ट वाली 4 वैल्यूज़ तो होंगी ना कोई, उन 4 वैल्यूज़ को अप्लाई करा करो कि 167 4 जा, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम वैल्यू तुम उठा के मल्टीप्लाई करने लगे, जो उन ऑप्शन में वैल्यू दे रखी होगी ना उनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो 167 है, मैं 167 5 से ट्राई करता हूँ। अभी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, अभी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं 4 से ट्राई करूँगा। 4 6 से 20 25 26 4 5 6, ये तो अभी ज़्यादा आ रहा है, तो मैं 3 से ट्राई करूँगा। 21 89 20 20 3 4 5 501 कब से ही आ रहा है, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 501। 664 को 501 से तुम माइनस करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 163, मतलब 1634। अब 1634 को मुझे निपटाना है, तो इसके लिए तो ज़्यादा भारी नंबर लगेगा, तो 8 से करते हैं। 7 8 सा 56, 6 या 48, तो ये जाएगा 52, 8 5 13 1326। नहीं बैठा 9 से एक बार हो सकता है और आ जाए। 7 9 सा 63, 6 9 सा 54, तो ये जाएगा 60 और ये 9 और 6 हो जाएगा 15। तो देखो ये बैठ गया, मतलब कि 9 सा 3.9 समथिंग हमारा यहाँ पे, और इनफैक्ट नीचे हमने 0 उतारा था, 0.39 आंसर आएगा। बताओ, ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो इन्होंने पूछा कि चार्ज बताओ 1 ग्राम आयन ऑफ Al3+ के पास। 1 ग्राम आयन का मतलब है 1 मोल। तो बड़ी जाहिर सी चीज़ है कि अभी Al+3 के फॉर्मेट में है, तो बस Na इंटू पहले तो 3 मुझे नंबर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा चार्ज वार्ज 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 18 10⁻23। यहाँ पे चार्ज निकालने के बराबर प्लस माइनस एनी हो जाएगा 18 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अरे बात समझ में आ गई। और इनफैक्ट क्वेश्चन में तो इतनी कैलकुलेशन करनी भी नहीं थी, उन्होंने तो डायरेक्ट 3Na मल्टीप्लाई बाई ई ये आंसर दे रखा है, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे आंसर से। देखो 3Na ये एवोगैड्रो नंबर और ई का तुम्हारा चार्ज, ये चार्ज आ गया। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा है भाई, कह रहे हैं कि मास ऑफ एयर एट सी लेवल 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कैलकुलेट करना है प्रेशर पास्कल में। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें मास दे दिया है 1034 ग्राम, और यहाँ पे तुम्हें एरिया भी दे रखा है, पता है एरिया दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रेशर पूछा है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। मास है हमारा 1034, लेकिन इसे केजी में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 ले लेंगे। एक्सेलरेशन को एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में करना है तो 10⁻² का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर निकल के, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। करेक्ट रिलेशन पूछा है। देखो 9 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 5 + 32 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस 32 को इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 9c/5 बराबर F-32। अब क्वेश्चन के हिसाब से डिग्री सेल्सियस बाय 5 को इधर रखना, ये आ जाएगा F-32/9, ये आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। राउंड ऑफ करना है 0.1525 को। .1525 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, यस। तो 0.152 अगर 5 एंड में होता है और अगर उसके आगे इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं आता, ये चीज़ याद है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24।
अरे यार 161 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.161 में 3 है, 0.0161 में भी 3 है। सिंपल था ये। कैंडेला की फ्रिक्वेंसी बतानी है, ए मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 हर्ट्स। तो ए है हमारा 540 होता है, 540 × 10⁻12, और यहाँ पे 1/b वॉट पर स्टेरेडियन पूछा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/b की वैल्यू 683, या फिर 683 तुम LMW-1 भी लिख सकते हो, NCERT का डेटा है। बस इजी क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स बताना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो ये बात गलत है, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। वॉल्यूम डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, तो ये बहुत फॉल्स बात है। वॉल्यूम डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पे। वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, गलत बात नहीं करती। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 लीटर O3 में 27 डिग्री सेल्सियस पर 8.21 ATM पे हमें बताने हैं। कैसे बताओगे? यस। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम यहाँ पे PV = nRT का यूज़ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे हमें P दे रखा है 8.21 ATM और V दे रखा है हमें यहाँ पे 3 लीटर्स। अब यहाँ पे RT को मैं नीचे ले आऊँगा, R की वैल्यू हम 0.0821 यूज़ करेंगे लीटर ATM वाली, और टेम्परेचर बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 + 300 करोगे, सॉरी 273 करोगे, तो यहाँ पे 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है। अब यहाँ से मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे इस कैलकुलेशन से, ठीक है। चले आगे भाई। सर मेरा एक यहाँ पे सवाल है कि आपने मोल्स निकालने के लिए ऑक्सीजन के एटम के मोल्स निकालने के लिए आपने वो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करा? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि वो जो फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, वो जब ही एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। मतलब कि जब टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर 1 ATM होगा, क्योंकि यार वो बोला ही जाता है STP पे है वो। अगर तुम कोई वैल्यू चेंज करोगे प्रेशर और टेम्परेचर की, तो जो तुम फॉर्मूला है वो यूज़ करते हो कि गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 या फिर 22.7, वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन है यार, स्टैंडर्ड कंडीशन है वो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। अब यहाँ पे मुझे 2 गैशियस सैंपल दे रखे हैं और एक के पास 1.2 ग्राम कार्बन है और दूसरे के पास 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। अब बोल रहा है कि दूसरे के पास 27.3% कार्बन है और 72.7% ऑक्सीजन है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग बताओ कि कौन सी लॉ को ये एक्सप्लेन कर रहा है। देखो 1.2 कार्बन होना मतलब कि पहली बात तो 1.2 3.2 ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई बाय 100। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 27.3% कार्बन ही आएगा। इसका मतलब इस सैंपल में भी इतना ही परसेंट कार्बन है जितना अदर सैंपल में। मतलब कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हर जगह उस कंपाउंड के सेम ही प्रोपोर्शन में एलिमेंट प्रेजेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन 30। इसमें बोला है कि आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो करते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टी। एकदम ट्रू बात है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं आइसोटोप्स। अगला सवाल है कैलकुलेशन करना है 46 डिवाइड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो 142 जब तुम डिवाइड करोगे 46 से, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 460 आ जाएगा। 3 2 10 3 4 12 3 4 26 आ रहा है। आई थिंक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 4 से कर लेते हैं, 3 से करते हैं, तो 0.3 समथिंग आएगा। 426 4 3 0 लगा दोगे, यहाँ पे 340 हो गया, तो लगभग 2 से कैंसिल होगा, है ना। तो 0.32 32% तुम लिख सकते हो, जो भी ये निकाल रहे हो। क्वेश्चन 32 पे आते हैं। एवोगैड्रो नंबर बताना है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। क्या वो नंबर ऑफ़ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट होगा? यार 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ़ एटम्स ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? उसका मोलर मास डिफरेंट होगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
नहीं, ये तो इसका मोल्स आ जाएगा गिवन मास पे मोलर मास, फिर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एन ए से मल्टीप्लाई करोगे और एन ए से मल्टीप्लाई करने के बाद एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आंसर 6 इंटू 10⁻23 है, तो ये गलत हो गया। क्या वो कह रहे हो नंबर ऑफ मिलीलीटर विद विच 1 मोल ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई एट एनटीपी, क्या बोल रहा है ये, बिल्कुल गलत है। एक मोल में जो नंबर ऑफ मिलीलीटर होता है वो आंसर है। वाह वाह, एक मोल को जब तुम 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 लीटर आएगा, इसे मिलीलीटर में करोगे तो 10⁻³ आएगा। क्या ये बराबर हो रहा है एन ए के? नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस में, ये सही कह सकते हो, क्योंकि मॉलिकुलर मास ही अगर 1 है तो डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये आ गया 1, और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एन ए से मल्टीप्लाई करा, अब इसका आंसर एन ए आया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 ग्राम नाइट्रोजन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए है कि वो Na-N2 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। देखो मॉलिक्यूल्स, अगर तुम्हें एटोमिसिटी से मॉलिक्यूल निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो तुम्हारा 1/2 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल हो गया, तो ये तो गलत है, तो मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है 22.4 लीटर ऑफ N2 एट STP, तो ये ऑप्शन तुम्हारा पहली बात तो एक बात ध्यान से सुनना, 22.4 लीटर आंसर इसका नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें मोल से वॉल्यूम जाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके जो मोल्स हैं वो एक मॉलिक्यूल से ही जाओगे। अरे यार ये देखो 22.4 लीटर ऑफ एन नहीं लिखा है, अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा 22.4 लीटर ऑफ N2, मतलब कि यहाँ पे मुझे 1 मोल ऑफ एटम जो दे रखा है उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तुम इससे 22.4 लीटर से करोगे, अब आंसर आएगा 11 बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, अगर तुम ध्यान से सोचो तो आ जाएगा 11.2 लीटर ऑफ N2, तो ये वाला आंसर सही होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है और इतने मोल्स कंपाउंड के इतने हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कंपाउंड का। अरे देखो बड़ी जाहिर सी चीज़ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर CH2O है और अभी ये बोल रहा है कि 0.0835 में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितना होगा? 1/0.35, यस, तो ये आ जाएगा 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि 1 मोल में, मतलब कि जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसके हाइड्रोजन का जो 1 मोल मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो 12 ग्राम होगा, यस। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 12 हाइड्रोजन होने ही चाहिए। तो ज़रा जब मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है C6H12O6 वाला, इसमें ही केवल 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यस। और ऐसे ही इसका स्टैंडर्ड तरीका भी यार, ये कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ मैं। अब आता है अपने नेक्स्ट सवाल। एक ऑक्साइड है मेटल की जिसमें 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन है और मेटल का मास है m, उसका एटॉमिक मास दे रखा है 24, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा ऑक्साइड का? देखो उसमें 40% बोला कि ऑक्साइड में मास है, मतलब कि देख रहे ध्यान से, रुको, मतलब कि 60 प्रेजेंट है, तो 60/24 और ऑक्सीजन हो जाएगा 40/60। कैलकुलेट करोगे तो 2.5 आएगा, डिवाइड करना कॉमन से तो 1, मतलब कि MO हमारा आंसर आ चुका है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। पहले मैं सोच रहा था कि परसेंटेज कंपोजिशन से करूँ, यही मेरी गलती थी, है ना, वैसे नहीं करना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 44 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑन कंप्लीट कंबशन दे रहा है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम H2O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है इसमें कंपाउंड का। देखो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है। यस, तो 88 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? 24 ग्राम कार्बन। अरे जब 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम H है तो 36 ग्राम में H कितना होगा? 4 ग्राम, 4 ग्राम H। तो बस इससे आ जाएगा हमारा आंसर। फिर अब कार्बन करेंगे 20, देखो 24/12 H करेंगे 4/1, ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ये आ जाएगा 4, मिनिमम से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2, मतलब कि CH2 हमारा कहीं ना कहीं आंसर बैठेगा। लेकिन ऑप्शन में जब हमने चेक करा तो लेकिन हमने जब ध्यान से देखा तो हमें एक चीज़ पता चली कि इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन का कैसे निकालें? उसने हमें टोटल मास दे रखा था सैंपल का 44 ग्राम। तो अगर 24 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो ये हो गया तुम्हारा 28 ग्राम। तो 44 माइनस 28 करोगे तो ये 16 ग्राम आ जाएगा। तो जो बचा है वो ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन का हम निकालेंगे 16/16 बराबर 1। ठीक है, यस। तो ये आ गया C2H4 C2H4O1। ठीक है, अब सवाल में हमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा था, हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, तो एक काम करो, पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करो, C4H8O2, ये हो सकता है पॉसिबल। यार जब तुम ये देखोगे तो तुम्हें किसी भी ऑप्शन में ऐसा वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तुम 3 से भी कर सकते हो, तुम 4 से भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अब जब मिल ही नहीं रहा तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे निकल के आया है यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है हमसे? इसमें पूछा है नंबर ऑफ एटम क्रोमियम और ऑक्सीजन के दे रखे हैं और उसका बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। अब देखो 4.8 इंटू 10⁻10 है और 9.6 इंटू 10⁻10 है। तो यार सिंपल सा मुझे दिख रहा है ये इसका डबल है, तो ये x है तो ये 2x है। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने एटम क्रोमियम के हैं उससे दोगुना उसमें ऑक्सीजन के हैं। तो मुझे एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा था तो मैंने CrO2 लगा लिया सर। लेकिन ऑप्शन में तो CrO4 भी है, लेकिन उसने तो तुमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है ना लाडले, ये तो सबसे छोटा वाला ही तो चुनेंगे CrO2। ठीक है, आ जाओ चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन 38, एक कार्बोनेट है मेटल का, वो आइसोमॉर्फस है MgCO3 के साथ और उसमें 6.091% कार्बन है। तो उसका एटॉमिक वेट बताओ मेटल का कितना होगा? अब देखो अगर वो आइसोमॉर्फस है MgCO3 के साथ मतलब कि उसका फॉर्मूला MCO3 जैसा कुछ हो, इसका मोलर मास निकालोगे तो M+60 आ जाएगा। अब परसेंट उसमें कार्बन की बता दी 6.091%, मतलब कि इतना 6% में तुम्हारा कार्बन का इसमें आ जाएगा 12/M+60 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। अगर 224 ml ट्राइएटॉमिक गैस का मास 1 ग्राम है, 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे, तो मास बताओ उसके 1 एटम का। देखो 224 ml को डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें 22,400 ml से, तो उसका मोल आ जाएगा 1/100 मोल। और उसने बोला ट्राइएटॉमिक गैस है। ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब है कि उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है।
ठीक है, अब हमारे मोल्स आ गए 1/100 मोल्स, तो इसका स्टेप 2 मोलर मास कैसे निकालेंगे। मोलर मास बराबर होता है मास अपन मोल्स। मास दे दिया 1 ग्राम और मोल्स है 1/100, तो 1 ग्राम डिवाइड बाय 1/100, तो मोलर मास आ गया 100 ग्राम पर ml। अब मोलर मास भी आ गया 100 ग्राम पर ml, लेकिन उसने तो हमसे मास ऑफ 1 एटम पूछा, तो मोलर मास होता है 6 × 10⁻23 एटम का मास, लेकिन उसने एक एटम का मास पूछा है। क्यों? तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, तो मोलर मास को यार डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। अरे बिल्कुल डिवाइड कर देंगे, लेकिन पहली बात, एक एटम का मास तुम्हें 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों, एवोगैड्रो नंबर के साथ हमें 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ। पूछा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल में भाई 3 एटम है, तो जो तुमने मोलर मास निकाला है वो एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है। तो अब एक एटम का मास, एक मोल एटम का मास, तो मोलर मास एक मोल एटम का मास है, एक मोल 3 करना पड़ेगा। मोलर मास अपॉन 3, फिर ये जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तब तुम इसे डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास जो आ जाएगा तुम्हारा डिवाइड बाय Na। ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन होता है। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो 1 पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइन करते हैं 2 पार्ट ऑफ अनदर एलिमेंट बी, और 6 पार्ट ऑफ एलिमेंट सी कंबाइन करता है 4 पार्ट ऑफ बी। तो ए और सी अगर कंबाइन एक साथ कर रहे हैं तो उनका वेट कौन सा लॉ है बेसिकली। अरे यार बड़ा सिंपल है, 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है। ग्रेविमेट्रिक कॉम्पोजिशन, ग्रेविमेट्रिक कॉम्पोजिशन का सिंपल मतलब है कि वो रेशो पूछ रहा है तुमसे मास का, एटॉमिक मास का चाहे निकाल दो। मैं तुमसे वाटर का पूछा हूँ, एच रेशो बता, तो एच का तो इसमें बेसिकली 2 और इसका 16, तो ये हो जाएगा 1/8 इसका आंसर है। 42 पे आ जाते हैं। आ जाओ, बैलेंस करना है एक रिएक्शन को, इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, Fe को बैलेंस नहीं करेंगे, कार्बन बैलेंस है तो ऑक्सीजन को करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो एक काम करते हैं, इसे तुम 1/3 अगर करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, और वहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2/3 है, लो हो गया बस बैलेंस, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जब एक हाइड्रोकार्बन कोई हाइड्रोकार्बन ए कंबशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो रिक्वायर करता है 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करता है 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं अब यहाँ पे, खूबसूरत सवाल, खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत। देखो CxHy plus x plus y/4O2 gives xCO2 plus y/2 H2O, ये लिक्विड। उसने बोला कि जो 9.5 इक्विवेलेंट है ऑक्सीजन के, मतलब कि 9.5 के इक्विवेलेंट रख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी आ जाएगी यार। सबसे पहले तो रुको, उसने बोला कि 3 इक्विवेलेंट वाटर की भी, तो y/2 बराबर 3, तो y की वैल्यू आ गई 6। इसे यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 6 y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे x तुम्हारा 8 आ जाएगा, तो आंसर हो गया C8H6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये मेरा बेंजीन है, ठीक है,
ओलियम की प्रेजेंस में इसने ये बना लिया, मैंने यहाँ पे NaOH एक्सेस में डाला है और H+ है, और यहाँ पे ये तुम्हारा फिनॉल बन गया। अब देखो ये 1 मोल है, जब कुछ नहीं दिया सवाल में तो 1 मोल ले लिया हमने, 1 मोल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि द परसेंटेज यील्ड आफ्टर रिएक्शन 1 इज 60% एंड आफ्टर रिएक्शन 2 इज 50%। द ओवरऑल यील्ड ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन इज, ओवरऑल यील्ड हमें फाइंड करनी है। तो एक रिएक्शन के बाद जो तुम्हारी यील्ड होगी वो 60% आ रही है, तो 60% ऑफ 1 मोल तो 0.6 मोल। रिएक्शन 2 के बाद इसका 30% आ रहा है, तो 0.6 का 30% तुम्हारा, सॉरी 50% है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 50% इसका 0.3। अब कंप्लीट रिएक्शन की यील्ड निकालने के लिए 0.3 कितना परसेंट है 1 का, हमें वो निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट है 1 का। तो 0.3 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 30%। तो 30% कंप्लीट रिएक्शन की यील्ड है। आ जाओ 45th क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। एकदम हर क्वेश्चन समझाते भी हुआ है तो भी 51 मिनट्स ही हुए हैं, मतलब कि अपन सही चल रहे हैं। तो देखो इन द बिलो रिएक्शन, एक रिएक्शन है यहाँ पे, ये रिएक्शन है टोलुइन का रिएक्शन, और ये बना रहा है, ठीक है। अब उसमें लिखा है कि इन द बिलो रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टोलुइन, 5 ग्राम टोलुइन इज कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड विद 92% यील्ड, 92%। द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड इज, अब देखो 92% यील्ड विद 92% यील्ड का मतलब समझते हो कि 92% बेंजल्डिहाइड बना है, 92% बेंजल्डिहाइड क्या है, बना है, मतलब कि 92% थ्योरेटिकल यील्ड का। तो आ जाओ थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ये इसका फॉर्मूला होता है C7H8, टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगा 92 ग्राम। तो 92 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय इसका मास हो जाएगा C7H6, तो यार 106 ग्राम। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसे डिवाइड कर देंगे रुको 5 मल्टीप्लाई बाय 106 डिवाइड बाय 92, तो ये आ जाएगा आंसर। अब देखो आंसर जो भी आएगा, ये आंसर है थ्योरेटिकल यील्ड। इसका 92% बना है, इसका 92%, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 8.4 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बंड करा मैंने 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ यूडियोमीटर ट्यूब में। बहुत प्यारा सवाल है। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर वॉज 37.4 ml when reacted with NaOH. The volume contracted to 3.8 ml. What is the molecular formula of A? देखो CxHy x plus y/4 O2 फिर है XU2 प्लस y/2 H2। अब बहुत ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि 8.4 ml है इसका, 8.4 ml और 50 ml ऑक्सीजन, ठीक है यूडियोमीटर ट्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर वॉज 37.4 ml, ठीक है। और जब इसे रिएक्ट कर रहा हूँ मैं NaOH के साथ, तो ये कॉन्टैक्ट हो गए 3.8। अब NaOH जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है CO2 को, तो हमारा आंसर आ गया 3.8 ml। इसका मतलब एक चीज़ तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि मैं वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल सकता हूँ यहाँ से 37.4 माइनस 3.8
जो कि आएगा 33.6 ml। तो 8.4x यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमें दे रखा होता है हाइड्रोकार्बन 8.4x बराबर 33.6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। हमें x पता चल गया। अब हमें y पता करना है। तो देखो, जो ऑक्सीजन की टोटल वॉल्यूम दे रखी है, एक तो होगा ऑक्सीजन रिएक्टेड और प्लस आएगा उसमें ऑक्सीजन अनरिएक्टेड। क्योंकि मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो 3.8 ml है, ये किसका वॉल्यूम है? सर ये 3.8 ml वाटर का वॉल्यूम होगा, हो सकता है। बिल्कुल ही दो कौड़ी का जवाब है ये कि 3.8 ml वाटर का वॉल्यूम है, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम यहाँ से आएगा नहीं अभी। जब तक अगर सवाल में नहीं दिया है ना कि वाटर तुम्हारा गैसियस फॉर्म में, तब तक हम नहीं मानेंगे। हम उसे लिक्विड फॉर्म में लेके चलेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो 3.2 ml ऑक्सीजन की वॉल्यूम है, लेकिन अनरिएक्टेड ऑक्सीजन की, क्योंकि बच गई। तो 3.8 हमें पता है और वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड हमें निकालनी है, तो लिख देते हैं 8.4 x + y/4। x की वैल्यू हमें पता चल गई, जो कि यहाँ पे 4 थी, और वॉल्यूम ऑक्सीजन टोटल तो हमें पता ही है, जो कि है 50। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो y तो कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास सब है, ठीक है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 6 आ जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन हमारा आ गया C4H6। बढ़िया सवाल था ना ये। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 47। यस, देखो ये ऑक्सीजन का ही होगा बचा हुआ, बिकॉज हाइड्रोकार्बन पूरा यूज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का है नहीं, H2O का वॉल्यूम हो नहीं सकता, तो ऑक्सीजन ही बचा, और कंप्लीट कंबशन भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए भी। यस, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट सवाल भी हमारा बहुत प्यारा सवाल है यार, ध्यान से सुनना। 15 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन मुझे रिक्वायर है कंप्लीट कंबशन के लिए 357 ml ऑफ एयर। तो इसमें लिखा है कि एयर में 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम होता है, और गैसियस प्रोडक्ट में ऑक्यूपाई करते हैं 327 ml। तो फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन का? बड़ी गौर से सुनना मेरी बात। प्यारा प्यारा सवाल है, प्यारा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आ जाओ। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। 15 ml तो तुम्हें ये दे दिया, और 357 ml एयर दे दी। अब एयर में यार इतनी बात तो हम जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन होता है और ज़्यादातर 79% नाइट्रोजन होता है। मतलब कि नाइट्रोजन का मास भी लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन की वॉल्यूम। यस, तो 21% निकाल देते हैं फिर 357 का। 357 का जब हमने 21% निकाला तो आंसर आएगा 75 ml, और 357 का ही जब मैं अपना 79% निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 282 ml। यस, तो यार मेरे पास ऑक्सीजन की वॉल्यूम तो मिल गई। मैं यहाँ पे 15x + y/4 बराबर 75 कर दूँगा, तो यहाँ पे मेरी x + y/4 की एक इक्वेशन बन जाएगी बराबर 5। अब स्टेप 2 है कि 327 ml जो तुम्हारा क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था कि 327 ml प्रोडक्ट की वॉल्यूम है, तो प्रोडक्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, और नाइट्रोजन इस रिएक्शन में किसी काम का है नहीं। तो इसका मतलब 327 ml जो वॉल्यूम दे रखी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है और नाइट्रोजन की दे रखी है। नाइट्रोजन की हमें पता चल चुकी है, तो 327 हम माइनस करेंगे 282 से, हमारा आंसर आ जाएगा 45। ये 45 ml ही हमारी CO2 है। लो CO2 भी पता चल गया, तो 15x बराबर 45, तो x की वैल्यू आ गई 5, सॉरी 3, मतलब कि x मेरा 3 हो गया। अब x को तुम यहाँ पे पुट करो, तुम y उठा लो,
जब मैंने x को उस इक्वेशन में पुट करा 3 + y/4 = 5, तो मेरी x की y की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। अब इसका आंसर मुझे मिल चुका है कि CXHY मतलब कि C3H8 आंसर मेरा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। और ये प्रोपेन है, बिल्कुल प्रोपेन है। था बढ़िया सवाल। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 लीटर मिक्सचर CO और CO2 का मैंने ले लिया और उस मिक्सचर को मैंने पास कराया एक ट्यूब में जिसमें रेड हॉट चारकोल है। अब वॉल्यूम उसकी 1.6 लीटर हो गई। तो वॉल्यूम जो मेजर करी है सेम कंडीशन में, अब पता लगाओ कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम क्या होगी। बेसिकली मतलब तुम्हें कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम पता लगाना है। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे परसेंटेज पता लगाना है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, या चलो मैं बता देता हूँ, अभी हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो चारकोल के साथ रिएक्शन नहीं देती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चारकोल के साथ रिएक्शन दे देती है। और पता है क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक काम करते हैं, इस CO को मैंने X ले लिया, X लीटर, तो इन दो CO + CO2 तुम्हारा 1 था, तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 - X लीटर। इतनी बात डन है। उसने मुझे बोला है कि रिएक्शन करने के बाद टोटल जो वॉल्यूम आ रही है वो 1.6 लीटर है। इसका मतलब कि CO जिसने रिएक्ट नहीं करा, ये तो वो हो गया, और इसके साथ साथ वो वाला CO भी तो है जो कि प्रोड्यूस हुआ है CO2 से। यस। अब हमें ये X पता है, और देखो अगर ये तुम्हारा CO2 1 - X है तो ये यहाँ पे 2 लगा है, तो ये 2 × 1 - X हो जाएगा। तो ये 2 × 1 - X हो गया बराबर 1.6। अब यहाँ से X की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि 0.4 आ रही है, 0.4 लीटर। यहाँ पे गलती से भी वॉल्यूम ऑफ CO2 मत रख देना, तुम सोचो, ठीक है? गलती बता देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ CO2 तो यूज़ हो चुका है, वो रिएक्ट कर जाएगा पूरा। ठीक है, अब हमारी X की वैल्यू आ गई 0.4 लीटर। तो बस वॉल्यूम ऑफ CO हमारी 0.4 आ गई इनिशियली, और वॉल्यूम ऑफ CO2 0.6 आ गई, मतलब कि 40% बना रहा है और ये 60%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अब यार ये तो बड़ा ही वाहियात सा सवाल है, सिंपल सा। केस में देखो 30 लीटर मैंने डाईहाइड्रोजन लिया है और 30 लीटर डाईनाइट्रोजन लिया है रिएक्शन के लिए, जो कि यील्ड कर रहा है केवल 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो कंपोजिशन बता दो गैसियस मिक्सचर की अंडर द अफोरसेड कंडीशन। लेकिन इसमें एक प्यारी चीज़ है, इन द एंड में पूछा कि बाद में रिएक्शन के फिर उसकी जो है सबकी कंपोजिशन क्या क्या होगी। चलो इसे देख लेते हैं। तो N2 + 3H2 देता है 2NH3। ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है। अब उसने बोला कि 10 लीटर दे दिया, और चलो मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ, N2 का भी सवाल में 30 लीटर दिया है और H2 का भी 30 लीटर। अगर इनकी वॉल्यूम सेम है तो इनके मोल्स बराबर होंगे, और अगर मोल्स बराबर है तो एक ट्रिक होती है LR पता, लिमिटिंग रीजन पता करने की। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/1, ये आएगा 1/3, मतलब कि छोटा हो गया H2, तो छोटा वाला हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है LR। ठीक है, तो ये होगा 3 लीटर, मान लो 3 लीटर, और ये हो गया हमारा 30 लीटर। अब जब मैंने इससे बनाया कि इसका 2 लीटर मान लेते हैं, तो 30 × 2 / 3, ये हमारा 20 लीटर आ गया। लेकिन यार ये 20 लीटर एक्सपेक्टेड है, थियोरेटिकल है। और N2 भी जब मैं निकालूंगा
तो 10 लीटर आ रहा है। ये भी एक्सपेक्टेड है कि 10 लीटर रिएक्ट कराए, लेकिन हुआ क्या, 50% बोल दिया सवाल ने, 50% यील्ड, 50% यील्ड, मतलब कि असलियत में 5 लीटर रिएक्ट कराए, मतलब असलियत में 15 लीटर H2 रिएक्ट कराए, और मतलब असलियत में 10 लीटर NH3 बना है। तो फाइनल हमने लिया था 30 - 5, तो 25 लीटर अनरिएक्टेड है, अनरिएक्टेड 30 ली थी, 15 लीटर अनरिएक्टेड है, 10 ली थी, और बाकी जो 20 बेसिकली दे रखी थी, तो यहाँ 20 तो एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ पे 20 माइनस 10 भी तुम बोल सकते हो कि 10 लीटर अनरिएक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न हुआ है 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक क्लोज वेसल में। तो बताओ कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में रहेगा और कितना। अब देखो Mg + O2 बराबर MgO। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 ग्राम 2 × 24 ग्राम, 0.56 ग्राम 32 ग्राम, 1 × 2 × 24। अब इसे कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़रा वो एक बार देख लेते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा 0.66 ग्राम। 0.66 ग्राम की ज़रूरत है, क्या इतना प्रेजेंट है, इतना तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब कि ये तो बच जाएगा। तो हमारा ऑक्सीजन, इसका मतलब Lr हो गया। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमारा मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट हो गया एक्सेस में। अब मुझे पता लगाना कि कितना एक्सेस है, तो 0.56 मल्टीप्लाई बाई 2 × 24 डिवाइड बाई 32, आंसर आएगा 0.84। लेकिन ये 0.84 तो रिएक्ट कर रहा है, मैंने पूछा बचा कितना है, तो जितना टोटल था उसे माइनस कर दिया, जो रिएक्ट कर गया, तो अनरिएक्टेड आ गया 0.16। अब ये हमारा आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, सॉल्व फॉर x। 18x डिवाइड बाई 172 + 18x है, इसे मल्टीप्लाई करो 100 से और 50, ये हो गया तुम्हारा 2 18x बराबर 18 2 36x, 172 + 18x, ये हो जाएगा 18x बराबर 172। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि 18 8 करके दिखा दूँ क्या, लगता है हमने कुछ गलत कर दिया दोस्तों, रुक जाओ। वेट, सही है। पता है कैसे सही है यार ये, बिकॉज 18 9 होता है 162। हम सही कर रहे थे, हमारा आंसर 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्योंकि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बैलेंस करना है इक्वेशन को, C2H4O + O2 बराबर CO2 + H2। सबसे पहले कार्बन को करा करो, देखो तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, और अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गए 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 3 है, तो बेसिकली मुझे तो 4 की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रेजेंट है ना। तो एक काम करो, 3/2 कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे 1 है। लो, बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। ओ वेट, सॉरी 5/2 करेंगे, 5/2, क्योंकि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं 4 बोल रहा था, 6 ऑक्सीजन वहाँ पे, और यहाँ पे 3 थे, तो मैंने 5/2 कराया। और अब देखो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 1 है, 6 हो गए।
अब बैलेंस हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने। देखो इसमें लिखा है कि मास ऑफ 70% H2SO4 रिक्वायर होता है न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए 1 मोल NaOH का। तो देखो NaOH प्लस H2SO4, पहले रिएक्शन लिखते हैं, ये बनाता है Na2SO4 प्लस 2H2, और यहाँ पे भी 2 आएगा 2NaH। अब देखना ध्यान से, 1 मोल इन्होंने दे दिया और 2 मोल इसका स्टैंडर्ड है, और 70% H2SO4 रिक्वायर है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। इसका 98 मास होता है ग्राम, तो 1 इंटू 98 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 49 ग्राम। तो उसने लिखा है अगर कि 70% H2SO4 मुझे रिक्वायर है न्यूट्रलाइजेशन के लिए 1 मोल NaOH की, तो इसका मतलब 49 का 70% पूछा जा रहा है, क्योंकि रिएक्ट तो ये पूरा 49 होगा, लेकिन उसने बोला कि मुझे पूरे न्यूट्रलाइजेशन के लिए चाहिए केवल 70% ही, तो 70% इसका निकाल लेते हैं। जब मैंने 70% निकाला तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। वेट हम फिर से एक चीज़ में वही फिर से मैं वही चीज़ सेम मिस्टेक कर रहा हूँ जो मैंने इस क्वेश्चन को जो करते टाइम करी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नोट करा है। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, एक्स को हम टोटल H2SO4 का मास ले लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लिया, लेट मुझे टोटल मास का 70% चाहिए जो 49 आ रहा है। उसने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए 70% मास की ज़रूरत है। अब ये 49 ग्राम ये पूरा का पूरा मास है जो उसे न्यूट्रलाइज करवा रहा है, पूरा का पूरा मास, तभी तो 49 ग्राम आया रिएक्शन के लिए। अब जो रिएक्शन होगा वही तो हम पे न्यूट्रलाइज करवाएगा, तो 49 ग्राम इसका मतलब न्यूट्रलाइज करवा रहा है, मतलब कि जो भी टोटल मास था H2SO4 का उसका 70% 49 है, तो x का 70% 49 है। अब इसे सॉल्व करोगे तो यार तुम्हारा आंसर आ जाएगा 70 ग्राम, मतलब कि उसका टोटल क्या था मास, और टोटल मास ही उसने पूछने की कोशिश करी थी। ठीक है, डन हो गया हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे।